हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए, हमारा मोड कॉन्सेप्ट चल रहा था। इसमें हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट सब टॉपिक है आपका मोड इन सॉल्यूशन। मोड इन सॉल्यूशन, ओके। तो मोड इन सॉल्यूशन में हम पढ़ने वाले बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे यहाँ पर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये आपके लिए। तो डिस्कस करते हैं मोड इन कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ना है उसकी बात समझो। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मीन्स solute plus solvent to gives solution. Solute plus solvent to give solution. तो take me substance dissolved in solvent to form solution. तो यहाँ पर दो चीज़ें इस टॉपिक में आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों में डिफरेंशिएट होना पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे? तीनों अलग अलग होने चाहिए। तो इस केस में आपको देखना ये है कि ये इसका हम कई तरीके से लिखते हैं। इसका वेट लिखना है तो आप किसे इंडिकेट करेंगे? डब्ल्यू। इसका वेट लिखना है तो डब्ल्यू बी, और इसका वेट लिखना है तो आप डब्ल्यू लिख सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ए इज द इंडिकेटर ऑफ सॉल्यूट, बी इज इंडिकेटर ऑफ सॉल्वेंट, एंड डब्ल्यू इंडिकेट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन, ओके। अगर इसी को दूसरे टर्म में बात करेंगे, वॉल्यूम के टर्म में, तो ये हो जाएगा बी ए, और ये हो जाएगा बी बी, और ये हो जाएगा बी। और बी यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम की। तो यहाँ पर आपको अगला कंडीशन मिलेगा। तो आपको यहाँ पर आपको ये पता चला कि ए क्या है, बी क्या है और बी क्या है यहाँ पर। चलिए, अब आगे हम कुछ फार्मूले लिख रहे हैं। डायरेक्ट फार्मूले भी आपको रन करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो कुछ फार्मूले हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। परसेंटेज निकालने के लिए कुछ फार्मूले हम दे रहे हैं आपको। तो पहला जो फार्मूला आपको बताना है वो है परसेंटेज वेट बाई वेट। यहाँ कंडीशन है आपका परसेंटेज वेट बाई वेट आपको देखना है। परसेंटेज वेट बाई वेट। तो वेट बाई वेट परसेंटेज आपको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? परसेंट वेट बाई वेट इक्वल टू, यहाँ से परसेंटेज वेट बाई वेट आपको निकालना है। तो उस पर सेट हुआ है थोड़ा सा। तो हम फार्मूला बना रहे हैं यहाँ से। तो एक सॉल्यूशन आपने तैयार किया है यहाँ पर। सपोज ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया है? सॉल्यूट मींस ए डाल दिया है, और दूसरा क्या डाल दिया आपने? सॉल्वेंट यानी बी डाल दिया है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब ये सॉल्यूशन मिलेगा, इसके अंदर दो चीजें ए और बी। तो आपको बोलेगा ए का परसेंट क्या होगा या बी का परसेंट क्या होगा इन द सॉल्यूशन। तो हमें ये निकालना है। तो सब कुछ हम निकाल रहे हैं। वेट बाई वेट का मतलब होता है जो फार्मूला आना चाहिए वो वेट बाई वेट के टर्म में आना चाहिए, मींस। तो यहाँ पर आपका फार्मूला बनेगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या बनेगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट में निकालना है तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सिंबॉलिक टर्म में लिखना है तो सॉल्यूट को हमने किससे इंडिकेट किया था? डब्ल्यू से। मास ऑफ सॉल्यूशन किससे इंडिकेट किया था? डब्ल्यू से इनटू 1000। यानी दिस इज द फार्मूला फॉर परसेंट बाई मास बाई मास, ओके। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक फार्मूला हमने क्लियर किया आपको। अब सेकंड फार्मूला हम बताने जा रहे हैं। चलिए,
देन सेकेंड फार्मूला है हमारे पास परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। किसके टर्म में बताना है? वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वेट के टर्म में हमने बताया था, तो यहाँ पर परसेंट वेट बाई वॉल्यूम लेके चलना है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। तो फार्मूला मिलेगा आपको, यहाँ पर वेट लिखना है तो यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फार्मूला बनेगा। तो ये हो जाएगा W A अपॉन हो जाएगा V इंटू 100 इक्वल परसेंट। तो ये फार्मूला हो गया वेट बाई वॉल्यूम। फार्मूला नंबर 30। तीसरा बोलेगा आपको परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। किसमें निकालना है? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम फॉर वॉल्यूम फॉर्मूला आना चाहिए। देखो यहाँ पर डब्ल्यू वाई का मतलब डब्ल्यू वाई भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सिंबॉलिक रूप में हो जाएगा VA अपॉन B इंटू 100। दिस इज द फार्मूला फॉर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ओके, नोट डाउन कर सकते हैं फार्मूला। ओके, नेक्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं। तो हमने अभी आपको तीन फार्मूला दिए। फार्मूला नंबर 4 आपसे एक पार्ट बोलेगा PPM। PPM का फॉर्मूला होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। तो आपको डायरेक्ट PPM का फार्मूला बता रहा है आपको वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶, क्योंकि 1 पार्ट ऑफ पर मिलियन में कितने यूनिट होते हैं? 10⁻⁶ होते हैं। इतने पार्ट होते हैं 1 मिलियन में, कितने पार्ट होते हैं? 10⁻⁶ होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। दिस इज द पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। तो आपके पास 4 फार्मूले हो गए। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन में है आपके पास ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, a solution is prepared by adding 2 grams of a substance A to 18 grams of water. Calculate mass percentage of solute. Calculate mass
परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान से पढ़े, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर, एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है, उसमें ऐड क्या करना है, 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। यानी दो चीजें यहाँ पर, ए है एक सब्सटेंस और दूसरा क्या है बी। ए आपका क्या है यहाँ पर सॉल्यूट है, इसको किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में। यानी ये सॉल्यूट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इसका WA दे रखा है आपको 2 ग्राम और इसका WB दे रखा है आपको 18 ग्राम। ओके, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, W निकाल सकते हैं। W बराबर होता है WA प्लस WB इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 18 इक्वल टू 20 ग्राम। अब आपसे पूछा है परसेंटेज मास, सॉरी कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट मीन्स E। तो फार्मूला क्या था ए के लिए, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, ये दे रखा है 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपको 20 इंटू 100। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा 10%। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। तो कुछ इस तरीके से हम निकालेंगे। आप नोट डाउन कर सकते हैं इसमें, क्वेश्चन का आप दिखाई दे रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्या लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 2 पर 20 मिलीग्राम ऑफ K प्लस आयन, 20 मिलीग्राम ऑफ K प्लस आयन are present in 1 liter of the solution. 1 liter of the solution. Density of the solution. Density of the solution
is 0.8 gram per ml. What is the concentration of H plus ion in ppm ppm में आपको आंसर निकालना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। तो K प्लस ये क्या आपका सॉल्यूट है, प्रेजेंट किसमें है, 1 लीटर सॉल्यूशन में है, तो ये आपका सॉल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कितना दिया है, 20 मिलीग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻³ ग्राम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम होता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 इंटू 10⁻² ग्राम। ओके, ये तो कंडीशन पता चला। अब हमारे पास क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है सॉल्यूशन का, यानी डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 0.8 इक्वल टू, और ये हो जाएगा W, और ये किसका आएगा, सॉल्यूशन का आएगा। यहाँ पर हमेशा याद रखना सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, लीटर कितना है, 1 लीटर। अगर हम डेंसिटी किसमें दिया है, ml में दे रखा है ना, तो वो किस में होना चाहिए, ml में। तो यहाँ पर कितना होगा, 1000 होगा। तो यहाँ से आप W निकाल सकते हैं। W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी W कितना हो जाएगा, 800 ग्राम आ जाएगा। ओके, यहाँ से ये बात समझ में आ गया आपको। चलिए आप निकालना क्या है, ppm निकालना है। ppm इक्वल टू होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, WA/W इंटू 10⁻⁶। अब क्या करेंगे, WA आपको दे रखा है, देखो WA कौन सा, ये है, क्योंकि ये सॉल्यूट है, यही तो आपका क्या हो जाएगा, WA हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻² अपॉन W कितना निकाला है सॉल्यूशन का, 800 इंटू 10⁻⁶। अब देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 10⁻² और 2 पर चलाएगा -4 इंटू 10⁻⁶, यानी डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना ppm आएगा, 25। आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया, किस तरीके से सॉल्व किया था क्वेश्चन हमने। तो इस सॉल्यूशन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे। अब आगे का कॉन्सेप्ट लेके चल
फार्मूले दिए थे कैसे कैलकुलेट करना है, ये बात आपको क्लियर होगा। इसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मोलरिटी, उसका सिंबल यहाँ पर एम डैश से हम लिखेंगे। अभी ध्यान देना, व्हाट इज द मोलरिटी। चलिए मोलरिटी के बारे में डिफाइन करते हैं। तो मोलरिटी क्या होता है आपका, तो डेफिनेशन में दिख रहा हूँ, it is defined as the number of moles of solute in 1 liter of the solution, 1 liter of the solution is called molarity. It is defined as the number of moles of solute in 1 liter of the solution is called molarity. Okay, तो इसको नेक्स्ट टर्म में हम कैसे डिफाइन करें, तो थ्योरी हो गया, बट फार्मूलेटेड कैसे बनेंगे। तो जो गिवन डेफिनेशन है उसमें क्या बोल रहा है कि एम डैश इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके देखना है, सॉल्यूट। सॉल्यूट को हमने किससे इंडिकेट किया है, Na से इंडिकेट करते थे, तो हम जनरली अभी Na लिखे रहते थे। अपॉन किस में देखना है, 1 लीटर सॉल्यूशन, तो अपॉन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो m डैश इक्वल टू जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, n बाई बी। n बाई बी जो लिखा हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लो कि मोल्स पर लीटर, अगर यूनिट की बात करते हो तो यहाँ पर एक टर्म और आता है मोल्स पर लीटर, यानी इसी टर्म को एक नया नाम देते हैं हम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, n बाई बी होता है, यानी इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल पर लीटर होता है। क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। तो उसका फार्मूला कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, n बाई वी। तो आप याद रखना मोलरिटी और कंसंट्रेशन बोथ आर सेम, ये अलग अलग नहीं है। मोलरिटी पढ़ो या कंसंट्रेशन पढ़ो, बोथ आर सेम। सो फार्मूला मॉडिफाई हो जाता है सिर्फ यहाँ पर m डैश इक्वल टू n बाई बी मिलेगा। अगर इसको मॉडिफाई करेंगे तो आपको एक फार्मूला दिया था n इक्वल टू w बाई m। सो m डैश इक्वल टू w का वैल्यू पुट कर देंगे हम, w बाई क्या हो जाएगा, m इंटू बी। अगर ये किस में लेना है, ml में लेना है, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 का। याद रखें वॉल्यूम किस में लेना है, ml में। अगर लीटर में लेना है तो ये 1000 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर n बाई बी डायरेक्ट मैंने किस में लिखा है, मोल पर लीटर में लिखा है। अगर वॉल्यूम ml में है तो मल्टीप्लाई बाई 1000। दिस इज द फार्मूला फॉर मोलरिटी। m डैश इक्वल टू क्या होता है, w बाई m इंटू b इंटू 1000। तो ये फार्मूला आपको रन करना पड़ेगा या ड्राइव कर सकते हैं इस तरीके से कुछ। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, उसको समझना है आपको। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, पूछेगा आपको मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन होगा या इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा, तो आप किस तरीके से पता करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक कंडीशन बता रहा हूँ कि टेम्परेचर किस कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो आपको याद रखना, अगर यूनिट आपको चेक कर लेना है, यूनिट अगर यूनिट किस में आ रहा है, मोल पर लीटर में आ रहा है, और इसको आप लिख सकते हैं ग्राम पर लीटर। ये दो कंडीशन है, मोल पर लीटर लिखा है या ग्राम पर लीटर में यूनिट आ जाता है, तो फिर याद रखना वो फंक्शन, जो भी फंक्शन रहेगा वो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन होगा। सो मोलरिटी इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट
मोलैरिटी इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलैरिटी किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बिकॉज ऑफ अगर आप यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, आपका फार्मूला क्या था? W/m इंटू टी इंटू 1000, यही फार्मूला है। तो देखो ये किसमें आ गया? ग्राम में आ गया, ये तो कांस्टेंट यूनिट होता है इसका। और वॉल्यूम किसमें आ गया? ml में आ गया। अगर 1000 नहीं रहेगा तो आप लीटर में लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा था? ग्राम पर लीटर या ग्राम पर, और लिख सकते हैं ग्राम पर ml। सो दिस फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो याद रहे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पॉइंट पूछा जाता है तो आपको ये आपको लर्न करना है, काफी याद रखना है। मोलैरिटी इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन। याद रहे, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पूछता है। स्टार बनाया इसलिए मैंने जहाँ स्टार बनाता हूँ, याद रखना, वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ये हमने थोड़ा सा मोलैरिटी के बारे में डिफाइन किया। अभी इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूंगा, समझना। एक टर्म हमने कुछ इस तरीके से बताया, तो आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं रहा होगा। चलिए, अब इसको मैं दूसरे टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। मोलैरिटी एंगल्स, एक सिंबल यह है। तो मोलैरिटी के बारे में हमें थोड़ा सा समझना है। जिस कंडीशन से हमने बताया, तो यहां पर एक टर्म यूज करेंगे हम, याद रखना, इक्विवेलेंट। क्या यूज करेंगे हम? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन लिए, तो उन दोनों का जो रेशियो आएगा वो हमेशा कैसा होगा? इक्वल होगा। दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब दो सॉल्यूशन है, अगर हम उसका रेशियो निकालते हैं टर्म ऑफ मोलैरिटी, तो दोनों का कैसा रेशियो आएगा? सेम आएगा। उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट बोलते हैं। दैट इज इक्विवेलेंट को अगर डिफाइन करना है इन टर्म ऑफ मोलैरिटी, तो इसका जो फार्मूला बनेगा नेक्स्ट, तो यहाँ पर होता है आपका m डैश इंटू बी। क्या होता है? m डैश इंटू बी। m डैश क्या है? यहाँ पर मोलैरिटी है, b क्या है? यहाँ पर वॉल्यूम है। अगर इसको आपको डिफाइन करना है, तो इक्विवेलेंट का एक टर्म तो ये मिला आपको m डैश इंटू बी, और एक फार्मूला और मिलेगा इक्विवेलेंट का। यहाँ पर आप निकाल दो तो W/m मिलेगा। क्या मिलेगा? W/m मिलेगा। W/m, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? m डैश इक्वल टू W/m इंटू डी ड्राइव कर सकते हैं फार्मूला। तो यहाँ से m डैश इक्वल टू हो जाएगा M इंटू बी। अगर ये ml में है तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई कितने करना पड़ेगा? 1000 का। सो ड्राइव फार्मूला फ्रॉम इक्विवेलेंट। ये बात समझ में है? यहाँ पर आप इक्विवेलेंट का फार्मूला इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। अगर इसको मैं और मॉडिफाई करता हूँ, आप लेवल पे जाएंगे, आगे जाएंगे तो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वहां पर एक टर्म यूज करते हैं हम, टाइट्रेशन। क्या यूज करते हैं हम? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मतलब होता है वो एक्सपेरिमेंट करके हम वहां पर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं इस टर्म को। तो मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा फार्मूला दे रहा हूँ। टाइट्रेशन का फार्मूला क्या होता है? टाइट्रेशन का मतलब होता है इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? गिवन टू सॉल्यूशन दिया रहेगा, तो इस केस में क्या होता है? सॉल्यूशन फर्स्ट और दूसरा रहेगा आपका सॉल्यूशन सेकंड। इफ गिवन m1 डैश b1 और यहाँ पर दिया रहेगा m2 डैश b2, तो कहेंगे दोनों सॉल्यूशन को हम क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। तो फिर बोलेगा या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इनका रिलेशन क्या होगा। तो इन दोनों सॉल्यूशन का हम रिलेशन कैसे निकालते हैं? m1 डैश b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 b2। ये फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला आपका किसका कहलाता है? टाइट्रेशन का कहलाता है। टाइट्रेट करते हैं तो अगर दो सॉल्यूशन है उसमें m1 दिया है, b1 दिया है
और सपोज m2 दिया है तो b2 निकाल सकते हैं, b2 दिया है तो आप m2 निकाल सकते हैं। हाँ, ये इस फार्मूले को मैं आगे चलकर थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, क्योंकि आप डायरेक्ट इस फार्मूले लगाएंगे तो आपका आंसर कभी मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो ये आपको आफ्टर कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा क्यों मैच नहीं करेगा। यहाँ कुछ कमी है और वो कमी आपको थोड़ी देर में पता चलेगी। ओके, तो यहाँ से मैंने एक कंडीशन और बता दी। तो ये क्या हो गया? मोलरिटी हो गया। मोलरिटी का फार्मूला आपको 2-3 तरीके से हमने बता दिया, किस तरीके से हमने डिफाइन किया गया है। चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसके ऊपर। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसमें, कैलकुलेट मोलरिटी। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ NaOH in solution. In solution prepared by dissolving 4 gram of 4 gram in 4 gram in 250 ml of 4 gram in 250 ml of water in the solution. तो क्या निकालना है? मोलरिटी निकालना है। किसका निकालना है? आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। NaOH दे रखा है, दिस इज द सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। चलिए NaOH आपको दे रखा है तो इसका W दे रखा है आपको 4 ग्राम। तो M ऑफ NaOH कितना होगा? 23 प्लस 16 प्लस 1 दैट इज 40। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। सो फार्मूला इज M डैश इक्वल टू W अपॉन M इंटू B इंटू 1000। सो W इज गिवन इज 4 ग्राम, मोलिकुलर मास इज 40, वॉल्यूम इज 250 इंटू 1000। ये 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो M डैश कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये होगा इसका सोल्यूशन। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अभी। तो आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। अगला कॉन्सेप्ट है आपका
किसका है? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का जो सिंबल होता है वो एन। नॉर्मलिटी को हमें डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे समझ लो आप। नॉर्मलिटी को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज डिफाइंड एज मिली इक्विवेलेंट weight of solute in 1 liter of the solution is called नॉर्मलिटी। क्या होता है? नॉर्मलिटी होता है। चलिए अब इसको हम डिफाइन करते हैं, समझना इसको फार्मूला कैसे बनेगा इसका। यहां पर नॉर्मलिटी को जब डिफाइन करते हैं तो n इक्वल टू यहाँ जो फार्मूला बनता है वो आपका वो बनेगा W अपॉन E इंटू B। अगर ये ml में लेना है तो यहाँ कितना होता है? 1000 का मल्टीप्लाई। किसका होता है? 1000 का मल्टीप्लाई। ये जो फार्मूला होता है वो किसके टर्म में डिफाइन करता है? ई के टर्म में डिफाइन करता है। अभी मैंने वैसे डायरेक्ट लिखा है, ये फार्मूला आपका डायरेक्ट आपको मैंने लिखा, बट अगर आप ड्राइव करेंगे तो हम कहाँ से यूज करेंगे? इक्विवेलेंट से यूज करेंगे। इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है n इंटू बी इक्वल टू W बाई ए। ये भी अपने आप में एक फार्मूला याद रखना, क्योंकि जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आप पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज होगा n b इक्वल टू W बाई ए। तो यहाँ से आपको n बराबर आ जाएगा W बाई ई इंटू बी। अगर आप वॉल्यूम किसमें ले रहे हैं? ml में ले रहे हैं तो यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट फार्मूला ऑफ द नॉर्मलिटी इज दिस W बाई ई इंटू बी। अब यहाँ पर एक टर्म नया आ गया E। आप सोच रहे हो E क्या होता है? E जो सिंबल है यहाँ पर कहलाता है इक्विवेलेंट वेट। क्या कहलाता है ये? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट E इक्वल टू होता है आपका मॉलिक्यूलर मास अपॉन बैलेंस इफेक्ट। अब आप आगे हम फार्मूले पर इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन बैलेंस फैक्टर। तो बैलेंस फैक्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी-कभी इसको एन फैक्टर भी बोलते हैं। बैलेंस फैक्टर और एन फैक्टर भी बोलते हैं इसको। बैलेंस फैक्टर और एन फैक्टर भी बोलते हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंस फैक्टर कैसे लिखा है। अगर ये बात समझ में आ गया तो आगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। इतना बात आपको क्लियर हुआ कि हम किस तरीके से डिफाइन करें। तो E बराबर क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट का। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास बाई बैलेंस फैक्टर। अब बात आती है बैलेंस फैक्टर क्या होता है, इस टर्म को हम डिफाइन करेंगे। इसको डिफाइन करेंगे बैलेंस फैक्टर। सो E इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन बैलेंसिंग फैक्टर बी है। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं बैलेंसिंग फैक्टर। ये सिंबॉलिक कर दिया। अब हम डिफाइन करने वाले हैं कि बैलेंसिंग फैक्टर हम किस तरीके से निकालते हैं, और वो आज पता चलेगा हम किस तरीके से डिफाइन करें।
चलिए बताते हैं आपको, ये नोट डाउन कर लो आप। बैलेंसिंग फैक्टर के अलग अलग होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सिखाने जा रहा है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैलेंसिंग फैक्टर। चलिए सबसे पहले हम जो डिफाइन करेंगे फॉर, किसके लिए बताएंगे, एसिड के लिए बताएंगे। हमने एसिड बेस क्यों पढ़ाया वो अभी पता चलेगा। फॉर एसिड के लिए हमें बैलेंसिंग फैक्टर निकालना है या इक्विवेलेंट निकालना है। हालांकि हमको डिफाइन क्या करना है, यहाँ इक्विवेलेंट वेट सीखना है, निकालते कैसे बैलेंसिंग फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट। चलिए एसिड के लिए हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट में डिफाइन करना है। तो एसिड के केस में जो फार्मूला बनेगा E ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू होगा, फार्मूला आपको क्या बताया था बेटा, आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय, और एसिड होगा तो यहाँ पर लिख के आता है द नंबर ऑफ H प्लस आयंस आर डोनेट, ये कंडीशन है। इसको और मॉडिफाई हम कर देते हैं, यहाँ पर तो ऊपर जो लिखा वही रहेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय, इस टर्म को हमने क्या नाम दिया था, बेसिसिटी। क्या नाम दिया था, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी ही क्या होता है, एक बैलेंसिंग फैक्टर होता है। समझ पा रहे हैं क्या नहीं फार्मूले के अनुसार, क्योंकि E बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, M/अपॉन बैलेंसिंग फैक्टर। तो यहाँ से फार्मूला आपको पता चल गया होगा कि हमें क्या निकालना है, एसिड के लिए बैलेंसिंग फैक्टर सॉरी इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज आपने ले लिया यहाँ पर H2SO4 ले लिया, आपको पता ही एसिड है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, H2SO4 का कितना होता है, 98 होता है। बैलेंसिंग फैक्टर मींस H2SO4 का बेसिसिटी कितना होता है, आपको पढ़ा चुका हूं मैं, 2 होता है। कितने H+ को निकाल सकता है, 2, सो दैट आंसर इज 49। अगर आपसे कहता है कि H3PO3 लिया है, सपोज इसका मॉलिक्यूलर मास में M मान लेता हूं, तो बैलेंसिंग फैक्टर H3PO3 का कितना बताया था, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बताया था। तो P डबल बॉन्ड O OH OH H, ये स्ट्रक्चर था आपका। तो इसमें कितने OH है, 2 OH है, कितने H देगा, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी बेटा, 2 होगी, सो दैट आंसर इज M/2। तो एसिड का हम कुछ इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। एसिड का इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर एक एग्जांपल और ले लेता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, मान लिया हमने ले लिया HNO3, सपोज इसका मॉलिक्यूलर मास M है, तो HNO3 का स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया था, तो HNO3 का बेसिसिटी कितना आता है, 1 आता है, सो दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 इज M/1। बात समझ पा रहे हैं नहीं? तो एसिड का हम इक्विवेलेंट वेट कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब बात समझ में आएगा होगा कि एसिड बेस क्यों पढ़ाया था हमने उस समय। अब यहाँ पर आपको मैंने एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना है। यहाँ पर एक कंपाउंड है हमारे पास H3BO3, ये आपका जेई में पूछा था। ये किसने पूछा था, JEE में क्वेश्चन आया था आपका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3BO3। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज इसका मॉलिक्यूलर मास M होगा, अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते तो आपको हमने सिखाया था कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और इसका ऑक्टेट कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। कैसा होता है, इनकम्प्लीट। क्या होता है, ऑक्टेट होता है, सो दैट H+ डज नॉट डोनेट, सो एक्सेप्टिंग ऑफ OH-। तो कितने OH को एक्सेप्ट कर सकता है, ओनली 1। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो OH को एक्सेप्ट करने के बाद H+ को डोनेट करें या फिर OH- को गेन करें, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी मैंने उस समय बताया था
1 हो जाएगी। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है। याद रखना इसको कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ S2 कितना होता है, m/1 होता है, नहीं तो आप m/3 लिख के आ जाएंगे। ये बात क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट कंडीशन में लेके चल रहा हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूं। फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ CH3 COOH एग्जाम्पल ये है। और भी आप लिख सकते हैं इसमें S3PO2 S3PO4 लिख सकते हैं आप। SO3 लिख सकते हैं। इसके आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन में बता रहा हूँ। फॉर बेस के लिए इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो बेस के लिए फार्मूला जो बनेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन नंबर ऑफ OH माइनस आयंस आर डोनेट। इस टर्म को और डिफाइन कर सकते हैं आप, मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन OH को डोनेट करता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एसिडिटी बोलते हैं। ये हो जाएगा। सो E बेस इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन एसिडिटी। ये बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास NaOH का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितने, जितना OH दिख रहा है उतना ही डोनेट करेगा। इसके पास कितना OH है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। सपोज आपसे कह रहा है MgOH का होल ट्वाइस, तो MgOH का होल ट्वाइस सपोज आपने मॉलिक्यूलर मास क्या मान लिया m, तो इसमें एसिडिटी कितना OH दिखाई दे रहा है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा m/2। तो बेस का सबसे आसान है, जितना OH दिखाई दे रहा है उतना आप डिवाइड कर दो उससे, तो उसका क्या आ जाएगा, बेस के लिए क्या निकल के आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आया होगा कि इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर बेस बहुत सिंपल है। अब मैं कुछ कंडीशन और बता रहा हूँ, जैसे सॉल्ट के केस में आप कैसे निकालेंगे। अगर सॉल्ट दिया है तो आप कैसे पता करेंगे कि उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है। थर्ड कंडीशन में है फॉर सॉल्ट। तो सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन कैटाइन और एनाइन। मैग्नीट्यूड क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ये रहेगा सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl ले लिया सपोज, तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास सपोज आपने कितना मान लिया, m मान लिया।
तो यहाँ पर Na प्लस आयन से ब्रेक कर लो, ये कैटायन होगा ये एनायन, इसमें जो चार्ज है वो कैसा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लेना है कितना है चार्ज 1, तो m/1 हो जाएगा। अगर आप कोई दूसरा सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे आपने इक्विवेलेंट रेट ऑफ Na2SO4 ले लिया, ये भी सॉल्ट है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास m हो गया। आप इसको क्या करो, आयोनाइज कर दो, इस तरीके से आयोनाइज होगा, तो किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो, इस पर 2 प्लस 2 माइनस, तो आंसर कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। तो सॉल्ट जब रहेगा तो आप क्या करना है, उसको आयोनाइज कर लेना है 2 पार्ट में। जैसे आयोनाइज करेंगे तो किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेना, तो उससे क्या करना, डिवाइड कर देना, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा उसके लिए। तो सॉल्ट के लिए हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। ये क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्लियर नहीं तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, यहां पर है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। अब क्लियर हो गया। तो हमने 2 एग्जांपल दिए, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आगे और भी अभी इक्विवेलेंट वेट का पार्ट खत्म नहीं हुआ है, बाकी जो पार्ट है वो थोड़ा रेडॉक्स से रिलेट करेगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम आपको बताएंगे कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है। यहां से हमने आपको कंडीशन बता दिया है कि हमें कैसे निकालना है। ये अब मैं फिर से डेल में जाता हूँ। आपको क्या फार्मूला पढ़ा रहा था, नॉर्मलिटी के बारे में डिफाइन करता है। किसके बारे में डिफाइन करता है आपको, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी के बारे में डिफाइन कर रहा था। तो नॉर्मलिटी के बारे में मैं आपको फार्मूला क्या दिया था, n = W/E × B × क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कब, जब ये ml में होगा। इस फार्मूले को मैं और मॉडिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पढ़ा चुका हूँ E = होता है m/बैलेंसिंग फैक्टर। ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं चाहे तो। यहाँ पर n बराबर फार्मूला और मॉडिफाई हो जाएगा W/m/BF × B। किसमें है, ml में है, 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो n बराबर आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, W × बैलेंसिंग फैक्टर × 1000 अपॉन क्या मिलेगा, n × B, किसमें होगा, m में। तो इसको मॉडिफाई फार्मूला ये हो सकता है। एक बात और मैं डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पर आपको, यूनिट ऑफ n। तो इसका यूनिट ऑफ n का मतलब क्या है, W क्या है, ग्राम पर इक्विवेलेंट। अगर इसके अनुसार देखेंगे तो W/E × B दे रखा है, तो ये हो जाएगा ग्राम पर इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा, पर इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आएगा। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट पर अलग कंडीशन हो गई आपकी, लेकिन ग्राम पर लीटर आ रहा है। अगर ध्यान से ग्राम पर लीटर है कि नहीं, इसको इंडिकेशन देखो, ग्राम पर लीटर के रूप में भी लिख सकते हैं इसको। तो ये ग्राम पर लीटर में, इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, नॉर्मलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन होता है। टेम्परेचर पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ये टेम्परेचर पे क्या करता है बेटा, ये डिपेंड करता है, बिकॉज ऑफ ग्राम पर लीटर आ रहा है इसलिए। क्योंकि वॉल्यूम को इफेक्ट करता है, सबसे बात है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएगी तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब डिपेंड कर रहा है। अगर इफेक्ट नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अब थोड़ा सा कंडीशन और मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक कंडीशन और है हमारे पास, हमने आपको बताया था, और टाइट्रेशन के लिए। यहाँ पर भी टाइट्रेशन के लिए जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा N1V1 = N2
क्या बनेगा, ये बनेगा। तो यहाँ पर N1V1 इक्वल टू N2V2 आप निकाल सकते हैं, ये टाइट्रेशन के लिए फार्मूला हो गया। मैंने आपको एक कंडीशन बताया था किसके टर्म में, M के टर्म में। किसके टर्म में बताया था, M के टर्म में बताया था। तो मैं इसको आगे डिफाइन करूँगा तब आपको पता चलेगा फार्मूले को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइट्रेशन का फार्मूला क्या होगा, N1V1 इक्वल टू N2V2 होगा। तो चलिए नेक्स्ट कंडीशन में लेके चल रहा हूँ। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ नॉर्मल डी के ऊपर। चलिए क्वेश्चन हम डाल रहे हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से, कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी, दोनों चीजें पूछ रहे हैं इसमें, ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए solution, of a solution of oxalic acid, of oxalic acid। oxalic acid का जो फार्मूला होता है वो होता है H2C2O4 होता है। ये oxalic acid का फार्मूला है। साथ में लिखा हुआ है डॉट 2H2, ये पूरा है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिया है। containing 12.6 gram, 12.6 gram of the acid in 500 ml of the solution, of the solution। ये क्वेश्चन यानी कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कंटेनिंग 12.6 ग्राम ऑफ एसिड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलिए अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन दे रखा है तो सॉल्यूशन आप देख लो। W दे रखा है आपको 12.6 ग्राम, किसका दे रखा है, एसिड का दे रखा है। अब क्या चाहिए आपको, मॉलिक्यूलर मास चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2C2O4 डॉट ट्वाइस ऑफ H2। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालेंगे, देखो H2 कितना हो गया 2, कार्बन का कितना हो जाएगा 24, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64, प्लस 2 का मल्टीप्लाई है और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 80। तो यहाँ से आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 26 प्लस 64 और ये हो जाएगा 36। तो ये आप ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा 126 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या निकाल देता हूँ, m निकाल दिया। तो m डैश इस मोलैरिटी बराबर क्या होता है फार्मूला, W अपॉन m इंटू d इंटू 1000। तो W कितना दे रखा है आपको 12.6
मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 126, वॉल्यूम कितना है 500 इंटू 1000, तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 हो गया, तो ये आ जाएगा आंसर 0.2 आ जाएगा एमएस का, कितना आ जाएगा 0.2। अब निकालना है नॉर्मल। अब यहाँ पर देखो नॉर्मलिटी कैसे निकालना है। नॉर्मलिटी n बराबर होता है W/E इंटू बी इंटू 1000, ये निकालना है। सब कुछ दे रखा है बट E निकालना है। आप देखो आपके पास एसिड कौन सा था, इक्विवेलेंट रेट ऑफ H2C2O4, ये है एसिड। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास तो पता है 126 है, बट बैलेंसिंग फैक्टर आपको नहीं पता है, तो बैलेंसिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है COOH ऐसा होता है। अगर और डिफाइन करेंगे इसका स्ट्रक्चर रियल में ऐसा होगा, तो यहाँ पर कितने OH है 2, तो यहाँ से देखो इस कंपाउंड की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, कितने H प्लस देगा 2 देगा, तो बैलेंसिंग फैक्टर इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फैक्टर बोलते हैं कि नहीं, तो 2 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 33, E का वैल्यू कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो अब क्या करना, लगा दो, क्या करेंगे आप यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपको इक्विवेलेंट वेट मिल गया, आप यहाँ देखो तो n बराबर यहाँ से W कितना है 12.6 इंटू 1000, आप और E का वैल्यू कितना है 63 इंटू वॉल्यूम कितना है 500, तो ये 2 जीरो कैंसिल और ये 2 टाइम्स में। अब ये डिवाइड करेंगे आप इसको, तो कितना टाइम्स हो जाएगा 0.2 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा ये 0.4, नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी 0.4 आ जाएगी, नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी आपकी 0.4, दिस इज द आंसर। ओके, तो यहाँ तक हमने आज आपको नॉर्मलिटी तक लेके चले, क्वेश्चन भी दिए आपको, तो अब आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगा क्वेश्चन की अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आपको हमने कहा था स्ट्रक्चर बनाना जरूरी था, ऐसे बेस क्यों पढ़ा रहे थे, देखो यहाँ पर यूज हो रहा है पूरा क्या नहीं, बिना इसके आप कैसे समझ सकते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी चल रहा है, क्योंकि आगे हर टॉपिक में हम यूज करने वाले हैं, इसमें नॉर्मलिटी मोलिटी और भी टर्म बहुत सारे हैं, तो आगे हम यूज करते रहेंगे। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।